क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इस प्लेट को पढ़ने से पहले हम इस लेट को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वापस वहाँ पर आते हैं, ठीक है। डिफिनीशन: इट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन वीक्स और मंथ्स इन विच इम्प्लीमेशन टिश्यू इंजरी एंड ट्रिप्सिक रिपेयर को एग्जिस्ट इन वेरिंग कॉम्बिनेशन। अच्छा, सबसे पहले इम्प्लीमेशन क्या है? इम्प्लीमेशन जो है ना हमारी बॉडी का वो रिस्पॉन्स है जो इंजरी को प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेशन, ठीक है। इम्प्लीमेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्यूट इम्प्लीमेशन जो शॉर्ट टाइम में होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्रोनिक इम्प्लीमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है ना लॉन्ग ड्यूरेशन उसका होता है, और दूसरा ये जो है ना इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको लग जाता है, ठीक है, उसको होता है उसके बॉडी में, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो उसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब बैक वापस उस स्लाइड पे आते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है ना ये कुछ टर्म से ये जो है ना इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कुछ टर्म से उसको चलो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन with the mononuclear cells including lymphocyte macrophages and plasma cells। इन्फिल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि जो विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल, जहाँ पर वो ये सब जो है ना एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। लिम्फोसाइट मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं ना, इनका एक न्यूक्लियस होता है, वो जहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इसके बाद जो आता है दूसरा टर्म और आता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन मतलब ये है कि लार्जली इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। टिश्यू डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेमेटरी सेल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए और जो इन्फ्लेम टिश्यू से वो ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। रिपेयर इन्वॉल्विंग न्यू वेसल प्रोलिफरेशन एंड फिब्रोसिस। रिपेयर जो है ना वो प्रोसेस जिसमें जो है ना हमारी बॉडी के जब इंजरी हो जाए ना यहाँ कहीं पर तो उसमें जो न्यू वेसल पम्प होते हैं, और दूसरा जो फिब्रोसिस जो पम्प होते हैं, जो कोलेजन नेटवर्क पम्प होते हैं। फिब्रोसिस का मतलब है जहाँ पर कोलेजन नेटवर्क पम्प होकर वहाँ पर जो है ना उस जगह को फिल करता है, इसको हम कहते हैं रिपेयर। इट मीन्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द प्रोसेस इन विच डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर प्रोसेस गो साइड बाय साइड। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना इसमें जो है ना जो इन्फ्लेमेशन और इंजरी वगैरह होती है वो भी होती है, और दूसरा साथ में रिपेयर भी होता है, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं काजेज़ ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन मतलब ये है कि हमारी बॉडी में चलो बेस से समझ लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो इंजरी काज करते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर भी काज करते हैं, फिर काज करते हैं, लेकिन जब ये इंजरी बार बार काज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से जो है ना ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और कौन सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। जब कंटिन्यूसली हमारी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करती है और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज होता है, ठीक है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काजिंग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा काज जो होता है वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो और बैक्टीरिया जो टीबी काज करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट काज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पंजाई वायरस पैरासाइट भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स। हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ जो है ना उसके साथ जो है ना रखी जाए, उसको जो है ना अटैक करे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसको उसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज हो सकता है, ठीक है। एंडोजीनियस मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस। एंडोजीनियस मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जो है ना कुछ मसला कुछ इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है होता है ना ये इंटरनल इंजरी है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसमें जो है ना जो पेट्स होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं किस चीज़ में? हमारे वेजल में, और उसकी वजह से क्या होता है इंजरी काज होता है। जब ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए ना और ये बहुत बड़ी इंजरी काज करे उसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये एग्जांपल है किस चीज़ का? एथेरोस्क्लेरोसिस एग्जांपल है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और ये बहुत बड़ा काज भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सोजीनियस सब्सटेंस आते हैं। एक्सोजीनियस सब्सटेंस का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का वजह कोई बाहर से कोई आई हुई चीज़ हो या बाहर से जो कोई चीज़ हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करे, इसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस, ठीक है।
इसका एग्जांपल है पार्टिकुलेट सिलिका सिलिकोसिस। ये कैसे कंडीशन होता है जब आपने देखा होगा जो लोग जो है ना लोहे वगैरह या सिलिकॉन के जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं ना उसमें काम करते हैं ना, सो उसके जो ब्रीथिंग वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर उसमें जो है इनहेल करते हैं सिलिकॉन को, ठीक है। सिलिकॉन एक मेटल है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सो जब ये वो लोग जो है ना इसको इनहेल करते हैं हमारे लंग में जाता है, लंग में जो है ना एक डिजीज का कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सिलिका सिलिकोसिस, ठीक है, सिलिका सिलिकोसिस, ठीक है। जो लोग माइनिंग वगैरह करते हैं या कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, सो उनकी वजह उनको जो है ना ये ज़्यादातर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये काज कर सकता है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसमें जो है ना दो एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखें, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, जबकि ये जो है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो है ना वो हुआ है इसको, ठीक है। ये नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, और ये जो है ना इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसमें भी हुआ है, ठीक है, इसको देख लें। अच्छा, अब आगे आते क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दो काजेज़ और है। एक है ऑटो इम्यून डिजीज़, हमारी बॉडी में जब खुद ही हमारी बॉडी अपने इम्यून सेल्स को ख़त्म करे उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, और ये जो है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को काज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें काज होता है, और इसका ज़्यादा सबसे बड़ी रीज़न जो होती है ना वो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जब लेवल ज़्यादा हो जाती है हमारे जो जॉइंट्स है ना वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है और उस पर जो है ना फिर इंजरी काज करता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना ये किस चीज़ के बिहाफ पे आते हैं, सो जब हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। सो उसके बाद जो है ना एक स्टेज आता है कि जहाँ पर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो जाते हैं ना, ठीक है। ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमिलेटिस एम्फिनिया काजिंग लंग एब्सिस। ऑस्टियोमिलेटिस जो है ना वो किस चीज़ से बना होता है, और ऑस्टियोमिलेटिस जो है ना हमारी बोन्स के डिजीज़ है, और नमूनिया जो है ना ये लंग के जो है ना उसमें डिजीज़ आते हैं, ठीक है। सो ये दोनों सबसे पहले जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में हो जाए निमोनिया और स्टोमेटाइटिस, तो ये क्या होता है, ये बार बार आते हैं, तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब बार बार हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को जो है ना उसके लिए राह हमवार करता है। Chronic inflammation starting do you know there is no acute phase. Inflammation is chronic from the beginning, low pathogenicity और mycobacterium tuberculosis। अच्छा, इसमें जो है एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली काज हो जाए, उसके लिए जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन का होना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली जो है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज हो जाए। तो ये भी हो सकता है ज़्यादा, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है ना वो डायरेक्टली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, मोर्फोलॉजिक फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मीन वर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब काज हो जाए तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर्स। मोनो न्यूक्लियर सेल्स इनफिल्ट्रेशन, जो मोनोन्यूक्लियर सेल होता है ना वो माइक्रोपेजेस हो सकते हैं, जैसे लिम्फोसाइट हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मा सेल हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो इनफिल्ट्रेशन करते हैं। मतलब ये है कि जो इम्यून सेल्स होते हैं ना वो ब्लड से लेकर हमारे टिश्यू स्पेसेस में एंटर होते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल। जब माइक्रोपेजेस या लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल हमारे ब्लड से जो है ना टिश्यू के अंदर आ जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चेंजेस आते हैं प्रोलिफरेटिव चेंजेस और अटेम्प्ट्स टू एट हीलिंग, ठीक है। प्रोलिफरेशन चेंज मतलब ये है कि जहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पर ग्रोथ जो है ना वो नहीं होती, ठीक है, ग्रोथ में चेंजेस आ जाती है। और दूसरा जो है ना हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेम हुए हो ना वो हीलिंग की कोशिश करता है, मतलब ख़ुद को जो है ना वापस हीलिंग और रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर जो है ना वहाँ की टिश्यू से भी ज़्यादातर निक्रोसिस हो सकता है। निक्रोसिस जो है ना होता है, ठीक है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन या निक्रोसिस होता है, मतलब सेल डेथ हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे होता है। अच्छा, सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, मैक्रोपेजेस आर द डोमिनेंट सेल्स इन मोस्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले सेल्स होते हैं वो मैक्रोपेजेस होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैक्रोपेजेस जो है ना वो मैक्रोपेजेस के क्या फंक्शन है सो आगे पलटे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस मतलब ये ईटिंग करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको ख़त्म करता है, किस चीज़ के ज़रिए, उसको खाता है, ठीक है।
इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, जो टिश्यू में जो रिपेयर होता है वापस जो टिश्यू अपनी कंडीशन में होता है उस कंडीशन को जो है ना रिपेयर करता है, उसको इनिशिएट करता है। ठीक है। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर, जो इम्प्लीमेशन के लिए जो मीडिएटर होता है उसको जो है ना रेगुलेशन जो के लिए जो चीज़ें होती है ना उसको सीक्रेट करता है, जैसे कि TNF होता है, इंडोल्यूकिन होता है और कीमोकाइंस वगैरह होते हैं। ठीक है। डिस्प्ले एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट्स, और इसका फंक्शन होता है कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना उसको जो है ना एंटीजन क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है। रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट जो सिग्नल उसको आता है ना ये उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ मैक्रोपेजेस, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड बोन मेरो सेल। अच्छा, मैक्रोपेजेस का ओरिजिन क्या होता है, ये हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ना जो हमारे बॉडी के आम जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको पाम करते हैं, वो ये उसी से पाम होता है। ठीक है। मैक्रोपेज जो होता है सर्कुलेटिंग फ्रॉम दिस ओरिजिनल कार मोनोसाइट्स, जब जो है ना ये मैक्रोपेजेस जब ये इमेच्योर होते हैं या जो है ना हमारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से लेकर बोन मेरो से जो है ना जब हमारे ब्लड टकाते हैं इस एरिया में, इसको हम कहते हैं मोनोसाइट। ठीक है। अपॉन माइग्रेटेड टिश्यू कार माइक्रोपेजेस, जब ये हमारे ब्लड से जो है ना बाहर निकल कर टिश्यू के साइड पे आ जाए तो उसको हम फिर कहते हैं मैक्रोपेज। ठीक है। मैक्रोपेज आर द डोमिनेंट सेल इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये जो है ना डोमिनेंट सेल है किस चीज़ में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। अच्छा, मैक्रोपेजेस है कुछ और उनके लोकेशन है कि अगर लीवर में इंजरी काज हो जाए क्रोनिक तो वहाँ पर कौन सा मैक्रोपेज आते हैं, CNS में काज हो जाए तो कौन से आते हैं, तो ये इसकी लिस्ट है थोड़ी बहुत। ठीक है। लीवर में जब इन्फ्लेमेशन वगैरह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज हो जाए तो वहाँ पर मैक्रोपेज आते हैं किस कपाम में, तो ये कपर सेल के पाम में आता है। ठीक है। CNS में जब इंजरी इन्फ्लेमेशन हो जाए ना क्रोनिक तो वहाँ पर जो है ना ये माइक्रोपेजेस किस पाम में आते हैं, माइक्रोग्लियल जो सेल्स होते हैं उस पाम में आते हैं। ठीक है। लंग में जब इंजरी कास हो जाए या इन्फ्लेमेशन कास हो जाए तो वहाँ पर अल्वेलर सेल के पाम में होते हैं। स्प्लीन और लिम्फोड में ज़्यादातर ये साइनस हिस्टियोसाइट्स के पाम में प्रेजेंट होते हैं। कौन से, मैक्रोपेजेस। अच्छा, मैक्रोपेज एक्टिवेशन, मैक्रोपेज जो है ना कौन से तरीक़ों में जो है ना एक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है। सो इसके दो तरीके हैं कि एक्टिवेट होता है, सबसे पहला जो है ना माइक्रोबिसाइडल और दूसरा क्लासिकल होता है। इसमें जो है ना माइक्रोबिसाइडल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये एक्टिवेट हो जाए, दूसरा इम्प्लीमेंट्री जब इम्प्लीमेशन का होता है उसकी वजह से जो सिग्नल पास होता है उसकी वजह से जो है ना ये एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा आता है अल्टरनेटिव पाथवे, टिश्यू रिपेयर एंड एंटी इम्प्लीमेंट्री जो इफेक्ट्स होता है इसकी वजह से जो है ना ये माइक्रोपेज एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में। क्लासिकल पाथवे स्केटर्ड ऑल ओवर माइक्रोग्लिया, कपर सेल, साइनस हिस्टोसाइट्स, मैक्रोपेज एक्सेट्रा। जो क्लासिकल पाथवे है ना ये सब में होता है। ठीक है। जो हमारे लीवर के सेल्स है, CNS में जो मैक्रोपेजेस है, इन सब में जो है ना ये कास हो सकता है। ठीक है। ये प्रेजेंट हो जाए। ठीक है। क्लासिकल पाथवे उसमें कर होता है। सर्कुलेट एज मोनोसाइट एंड रीच साइट ऑफ इंजरी विद इन 24 to 48 आवर्स एंड ट्रांसफॉर्म। अच्छा, क्लासिकल पाथवे के ज़रिए जो है ना ये मोनोसाइट के पाम में टिश्यू के स्पेसेस में आता है, और दूसरा ये क्या काम करता है, ये जो है ना पहले जो एक दिन होता है या 2 दिन होते हैं इसके अंदर जो है ना ये पहुंच जाता है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन का हुई ना वहाँ पर पहले या दूसरे दिन में हम जो है ना ज़रूर ये पहुंच जाता है। ठीक है। become activated by T cell derived cytokines, endotoxins and other products of inflammation। ये जो है ना एक्टिवेट होता है किस चीज़ के, जो टी सेल्स होते हैं उसके derived जो साइटोकाइंस है, एंडोटॉक्सिन है, और जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स है जो होते हैं ना जब इन्फ्लेमेशन कास हो जाता है उससे कुछ फ्लूइड भी जो है ना वो सीक्रेट होते हैं। वो फ्लूइड हमारे बॉडी में आते हैं और इस बॉडी के आने की वजह से इसमें क्या होता है, मैक्रोपेज जो है ना उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक्टिवेटेड इंक्रीज प्रोडक्ट्स ऑफ ROS, जब मैक्रोपेज जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए तो इससे जो है ना फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ना वो उसके जो है ना प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। दूसरा जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड भी शुरू हो जाती है, और तीसरा जो है ना लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं ना जो ईटिंग वगैरह या डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। 3 चीज़ें होती है। ठीक है। मैक्रोपेज के एक्टिवेशन के बाद क्या होते हैं, पेरिडिकल पाम होते हैं, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड पाम होते हैं, और तीसरा जो लाइसोजाइमल एंजाइम है होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन सब की एबिलिटी है क्या कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खेल करे। ठीक है।
अच्छा, अल्टरनेटिव पाथवे जो है दूसरा पाथवे है, ठीक है। दिस पाथवे इज इंड्यूस बाय सर्टन साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है ना ये इसको जो है ना इसको प्रोड्यूस करता है, जैसे कि क्या है, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कुछ सिग्नल्स वगैरह प्रोड्यूस करता है ना, जो कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करता है ना, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये इंड्यूस होता है, ये अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोपेज और दूसरा जो है ना अल्टरनेटिव एक्टिवेटेड मैक्रोपेज। अब इसको देख ले, इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा, जो क्लासिकल है ना उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, नाइट्रस ऑक्साइड और लाइसोजाइम जो है ना वो एक्टिवेट होगी, वो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद जो साइटोकाइंस होते हैं ना, इंटरल्यूकिन 1, 12 और 23, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव जो पाथवे होता है ना, इसमें क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर जो है TGF जो होता है ना, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो इंटरल्यूकिन होता है और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों पेयर जो है ना रिपोर्ट हो जाता है। और सबसे इन सब का काम होता है कि टिश्यू रिपेयर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अदर सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो है दूसरे सेल्स कौन से हो सकते हैं, सो लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल हो सकते हैं, एज़ोनोफिल हो सकते हैं, मास्ट सेल हो सकते हैं और न्यूट्रोफिल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे इन सब सेल्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल का क्या रोल है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। लिम्फोसाइट को सबसे पहले स्टडी करते हैं, लिम्फोसाइट का क्या रोल है, तो मोबिलाइज इन बाथ इन द बॉडी इन सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ये जो है ना लिम्फोसाइट का फंक्शन जो है एंटीबॉडीज़ में भी काम करता है, और दूसरा ये सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, जो सेल की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस होता है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट एंड मैक्रोपेजेस इंटरेक्ट इन बाई डायरेक्शनल वे। लिम्फोसाइट और मैक्रोपेज जो है ना एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन किस वे में, बाई डायरेक्शनल में। मतलब लिम्फोसाइट भी चाहते हैं कि वो मैक्रोपेज के साथ इंटरेक्शन करे, और मैक्रोपेज भी चाहते हैं कि वो लिम्फोसाइट के साथ इंटरेक्शन करे, ठीक है। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड इन्फ्लेमेशन साइटोकाइंस। जब टी लिम्फोसाइट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए तो क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन जो साइटोकाइंस होता है, इंटरल्यूकिन 17, TNF वगैरह, और जो आईएपिन गेमा होते हैं ना उसको एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है ये। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, बस वैसे ही कुछ थोड़ा सा एक्टिवेशन स्टेप है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल जो है ना ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या हेल्प करता है, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अगेंस्ट डायरेक्टेड एंटीजन और अल्टर टिश्यू ह्यूमर्स। ये इसका काम क्या होता है, ये जो एंटीजन के अगेंस्ट उसको प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो है ना टिश्यू जो कंपाउंड्स है उसको चेंजेस उसमें लाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इज़ोनोफिल इन्वॉल्व पैरासिटिक इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से खास हो जाए, तो इसमें जो है ना ज़्यादा काम कौन करता है, एजोनोफिल। और दूसरा इसका काम यह है कि जब एलर्जिक रिएक्शन में हमारी बॉडी में हो जाए ना, उसमें जो है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कौन हेल्प करता है, एजोनोफिल। एजोनोफिल आर ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुल कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन एंड बीपी, दीज आर टॉक्सिन टू पैरासाइट। अच्छा, जो एजोनोफिल होता है ये ग्रेनुलोसाइट होता है, इसके जो ग्रेनुल्स वगैरह होते हैं ना, इसमें जो है ना मेजर बेसिक प्रोटीन होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि पैरासाइट वगैरह के जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। एजोनोफिल है हाईली केटोनिक प्रोटीन्स विच आर टॉक्सिक टू पैरासाइट। एजोनोफिल में जो है ना ज़्यादातर पॉजिटिव प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जिसका फंक्शन ये होता है कि टॉक्सिक जो पैरासाइट्स होते हैं ना उसको ख़त्म करता है, ठीक है। एजोनोफिल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अबंडेंट इन IgE मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन व्हेन द अमाउंट ऑफ एजोनोफिल इंक्रीज सेलेक्टिवली कॉल्ड एजोनोफिलिया। अच्छा, ये जो है ना हमारी जो IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है ना उसको जो है ना एक्टिवेट करता है। दूसरा ये जो है ना जब ये एजोनोफिल्स वगैरह होता है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोनोफिलिया। मास्ट सेल्स फाउंड इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। मास्ट सेल जो होते हैं नहीं एक्यूट और क्रोनिक दोनों इन्फ्लेमेशन में जो है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मास्ट सेल डीग्रेनुलेट रिलीज हिस्टामिन। जब मास्ट सेल जो है ना वो डिग्रेड हो जाए या डीग्रेनुलेट हो जाए, उससे जो ग्रेन्यूल्स वगैरह बाहर चले जाते हैं, तो ये किस चीज़
में कन्वर्ट हो जाता है हिस्टामिन में, ठीक है। ग्रेन्यूल रिलीज हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन टू फूड्स इंसेक्ट्स। अच्छा, ग्रेन्यूल जो ये इससे रिलीज हो जाती है, क्या करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन और जो है ना उसको रिएक्शन करता है जब एलर्जी हो, ठीक है। जो फूड्स वगैरह इंसेक्ट वेनम और ड्रग्स एनाफिलेक्टिक शॉक इन सब में क्या होता है ये जो ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट सेल्स है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। एक्टिव और प्रेजेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन बट आल्सो एग्जिस्ट और प्रेजेंट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉर मंथ। अच्छा, जो न्यूट्रोफिल होता है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी होता है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये जो है जब आ जाए तो ये महीनों महीनों वहाँ पर मौजूद होते हैं, मतलब इसका काम जो है ना वो ज़्यादा देर तक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड क्रोनिक लंग डैमेज इन स्मोकर, जब किसी में जो है ना क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए ना और जो लंग डैमेज हो जाए ना क्रोनिक, तो ये वहाँ पर जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना ये बहुत टाइम के लिए वहाँ पर होते हैं, महीनों महीनों जो है ना वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं, ठीक है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन अकर्स ड्यू टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है ना इन्फ्लेमेटरी सेल की वजह से होता है या परसिस्टेंट इम्पेक्टिव मटेरियल जो होता है ना उसकी वजह से होता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से होता है। दूसरा जो कंटिन्यूसली जब कोई इंजरी वगैरह कास होती है तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू को रिमूवल जो होता है उसको हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर बाई ब्लड प्रेशर और स्मॉल ब्लड प्रेशर वहाँ पर जो है ना जब कहीं पर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि वहाँ पर जो है ना स्मॉल जो ब्लड वेसल है ना वो दोबारा पाम होते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्लड वेसल पाम होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। प्रोपरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, जब फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ना उसकी ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर जो है ना नेटवर्क पाम करता है इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस रिपेयर।